हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन ए जेई। गेट एकेडमी लाइव ऐप पे एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड ऑल स्टेट्स ए जेई एग्जाम का जो बैचेस चल रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, तो वहाँ पे मैं इंडस्ट्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ। तो आज मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में मैं क्या कंटेंट बात किया हूँ, ठीक है, किस लेवल का कंटेंट बात किया हूँ, कैसे पढ़ाया हूँ, जस्ट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस में मैं ये सब बात किया, जिसमें मैंने बात किया कि ब्रेक इवन एनालिसिस एक टेक्निक होता है भाई, जिसमें हम ना एक रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। और रिलेशनशिप किसके किसका होते हैं यहाँ पे, तो फिक्स कॉस्ट का, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, प्रॉफिट एंड टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द क्वांटिटीज सोल्ड, ठीक है। तो इन सभी में रिलेशनशिप को लेके हम स्टडी करते हैं। एक ऐसे टेक्निक होता है भाई हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस जो है, ठीक है। इसके अलावा ठीक मैं फिर बात किया था कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन जो यूज होने वाले हैं ब्रेक इवन एनालिसिस जब हम बात कर रहे हैं उसके दौरान, ठीक है। जैसे मैं स्मॉल एन को नंबर ऑफ क्वांटिटीज बोला हुआ था, स्मॉल एन प्रोड्यूस यदि मैं बोल रहा हूं तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस बताया था मैं इसको। स्मॉल एन सोल्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड को बता रहा है, ठीक। स्मॉल एन बी, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं डिफरेंट ए एंड डिफरेंट जे एग्जाम में कि ये जो एन बी ई है, ठीक है, ये क्या है आपका ब्रेक इवन क्वांटिटीज, ठीक है। और ये एक ऐसा क्वांटिटी होता है जहां पे किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट कोई लॉस की बात नहीं होती है भाई, ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर मैंने बताया था कि भाई कि हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस क्यों करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस को क्यों स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है, क्यों हम एक रिलेशनशिप को लेके स्टडी करते हैं, फिक्स कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ, है ना, और साथ ही साथ प्रॉफिट। इस तरह जो हम बात करते हैं एक रिलेशनशिप को लेके स्टडी करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में। तो क्यों करते हैं, क्या है इसके पीछे एम, क्या है इसके पीछे ऑब्जेक्टिव, क्या है इसके पीछे पर्पस। तो ये मैं डिस्कस किया था कि क्या पर्पस होना चाहिए करके, तो टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन क्वांटिटीज एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। इसके अलावा मैं दूसरे शब्दों में ये भी बात किया था कि हाउ मच क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड और सोल्ड टू अर्न द प्रॉफिट, ठीक है, कि अपने को प्रॉफिट क्या करना है, अर्न करना है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज सेल करना चाहिए, ठीक है। यही आपका एम है, यही आपका ऑब्जेक्टिव है, यही आपका पर्पस है ब्रेक इवन एनालिसिस को लेके, ठीक है। इसके बाद में कुछ अजम्पशंस की बात किया था। ये जो अजम्पशंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप ब्रेक इवन एनालिसिस करने जा रहे हैं, स्पेशली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड। तो ये जो एजम्पशंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये क्या कहता है कि वॉट एवर द क्वान्टिटीज प्रोड्यूस मस्ट बी सोल्ड, ठीक है, कि डजंट है ना, डजंट मीन कि आप कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहे हो, डजंट मीन, लेकिन उतने नंबर ऑफ क्वांटिटीज को सेल होना जरूरी है। ऐसे एक्चुअल प्रैक्टिस में तो होता नहीं है, ऐसा कोई जरूरी क्या कि आपने जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस किया वो एग्जैक्टली सेल हो ही जाएगा, हो सकता है ना हो सकता है ना हो, ऐसे एक्चुअल प्रैक्टिस में होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, अजम्पशन, अजूम करके चलता हूं भाई मैं ऐसा, ठीक है। जब मैं ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं ये बात अजूम करके चलूंगा कि जितना भी क्वांटिटी मैं प्रोड्यूस किया हुआ रहूंगा भाई उसको सेल होना जरूरी है, ठीक है। वॉट एवर द क्वांटिटीज प्रोड्यूस मस्ट बी सोल्ड, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो एन प्रोड्यूस बोला था मैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस, ठीक है। एन सोल्ड बोला था मैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज व्हाट, नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड बोला था इसको, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इक्वल हो जाएंगे। और इसी एजम्पशंस के साथ हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, इसलिए मैं जब भी एन अच्छा, मैं बताया था क्लास में कि जब भी मैं एन बोलूंगा तो एन जो है ना जनरली क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है, या फिर कई बार जस्ट बोल दिया जाता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक। तो हम उसी नंबर ऑफ क्वांटिटीज को चाहे तो हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस बोलेंगे, चाहे तो हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड बोलेंगे, एज पर द अजम्पशंस, एज पर आवर अजम्पशन, ठीक है। हाँ, देन इसके बाद फिर मैं कॉस्ट के, अच्छा, ब्रेक इवन एनालिसिस में जो कॉस्ट बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट है ना, जिसको लेके हम एक रिलेशनशिप बात किए ना,
जिसके स्टडी करते हैं एक्चुअली ब्रेक इवन एनालिसिस में, तो उन सभी कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे, ठीक है। जैसे कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बात किया था मैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक, ये फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है, जहां पे जो फिक्स कॉस्ट होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये कांस्टेंट नहीं होता है भाई, ये डिपेंड करता है किस बात पे, कि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है। यदि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वीसी पर यूनिट इस तरह से दिया हुआ है और एन क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो क्वेश्चन में गिवन है सब, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप बात कर सकते हैं एन इंटू का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक उसी तरह सेलिंग प्राइस जो है ये भी डिपेंड करेगा भाई, फिक्स नहीं होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, डिपेंड करेगा किस पे, कि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपने सेल किया हुआ है, ठीक है, या फिर सेल करने वाले हो। तो यदि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कुछ है आपके पास, है ना, और नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक, ये आपको पता है या फिर क्वेश्चन में गिवन है, तो टोटल सेलिंग प्राइस आप बात कर सकते हो नंबर ऑफ क्वांटिटीज दैट इज एंड सोल्ड, ठीक है, इनटू का सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो देखो यहाँ पे मैंने इसी एन को नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस बोला, इसी एन को यहाँ पे मैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड बोला, ठीक। क्यों बोला, एज पर द एजम्पशंस, और इसी एजम्पशंस के साथ हम ना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस को, ठीक, मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो कि यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस जो होता है एक्चुअली रिटर्न होता है आपका, और जो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, कि भैया प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आपने कितना है ना एक्सपेंसेस लगाए या फिर कितना इन्वेस्टमेंट लगाए, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे मैं बात करूं तो ये होता है मेरा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इन्वेस्ट करने के बाद हम चाहेंगे ना कि उसके बदले में कोई रिटर्न मिले, तो आप सेलिंग प्राइस की बात करोगे, तो टोटल सेलिंग प्राइस को हम लोग सेल्स रेवेन्यू भी बोलते हैं, और इसके साथ ही साथ मैं इसी को क्या बोलता हूँ, रिटर्न बोलता हूँ, इसी को मैं इनकम भी बोलता हूँ, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे को ना कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात करना होगा, जो एड होगा किसमें, इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है जी, और वो रिटर्न के फॉर्म में आपको मिलेगा जब आप सेल करोगे प्रोडक्ट को, तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ये तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी उसमें ऐड होगा, और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट ना आपका अर्निंग होगा, और उसी अर्निंग को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में अर्निंग वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर। तो वो जनरली क्या होगा, आपके पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को ही तो अर्न करोगे ना आप, ठीक बात। तो टोटल सेलिंग प्राइस विल बी गिवन बाय टोटल कॉस्ट प्लस का प्रॉफिट, ठीक। तो टोटल सेलिंग प्राइस को मैं बोल सकता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज दैट इज एन इनटू का सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट को मैं बात करता हूं कैसे, फिक्स कॉस्ट प्लस का टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्लस का टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एन इनटू, है ना, वीसी पर यूनिट प्लस का ये प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बहुत ही ये फंडामेंटल कंसेप्ट है कॉस्ट के रिगार्डिंग, और ऐसे कॉस्ट जिसका एक रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में। तो पहले मैं ना हमेशा ये बच्चे जो गेट एकेडमी लाइव ऐप पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो अटेंड करते हैं सेशन, उनको पता है कि मैं कैसे कंटेंट को डील करता हूँ, किस लेवल से मैं स्टार्ट करता हूँ कंटेंट को डील करना, और किस लेवल तक रीच करता हूँ, ठीक है। वो है ना गेट एकेडमी लाइव ऐप के जो एस्पिरेंट है, ठीक है, उनको ये बातें क्लियर है। तो ये मैं एक फंडामेंटल पहले कंसेप्ट दिया था जो भी कॉस्ट होता है उनके रिगार्डिंग, उसके बाद फिर मैं और भी थोड़ा सा डेप्थ में गया, इधर, ठीक है। तो हर एक कॉस्ट को मैं ग्राफ के थ्रू कनेक्ट किया, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे कि फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स कॉस्ट जो होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस कितने कर रहे हो आप, वही होता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, और यू कैन से इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे अब मैं बताया था कि कॉस्ट ऑफ रेंट, सैलरी ऑफ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ठीक है, ये सभी क्या है, फिक्स कॉस्ट है भाई, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये कॉस्ट जो है, ठीक। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्वांटिटी प्रोड्यूस बोला था, ठीक है, और ये वर्टिकल एक्सिस में कॉस्ट बोला हुआ था। तो फिक्स कॉस्ट का जो लाइन है, जो ग्राफ है, वो इस तरह से आपको एक लाइन की फॉर्म में दिखेगा, और वो भी कैसा, हॉरिजॉन्टल,
या फिर कॉस्ट वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 नंबर ऑफ क्वांटिटी यदि मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तब भी मेरे पास फिक्स कॉस्ट इतना ही लगेगा, 10 नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ तब भी फिक्स कॉस्ट मेरे पास इतना ही लगेगा। तो ये जो कॉस्ट लाइन है दैट इज फिक्स कॉस्ट लाइन। ये क्या बता रहा है कि कॉस्ट जो है ना भाई, जो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, वो ना डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपका प्रोड्यूस्ड क्वांटिटीज कितना है, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, डिफरेंट ए एंड जे एग्जाम में ना। वेरिएबल कॉस्ट बात किए थे, तो वेरिएबल कॉस्ट में है ना, यदि क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बात होता है, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम बात करें तो n इंटू वीसी पर यूनिट, और n क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस, इस तरह से। तो इसका मैं ग्राफ बताया था, तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे, ये ना हमेशा कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। जो वेरिएबल कॉस्ट लाइन है कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से। तो दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्वांटिटीज प्रोड्यूस बात किया और वर्टिकल लाइन में कॉस्ट बात किया, ठीक है। तो आप 5 नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट वाले एक्सिस में जाएंगे तो आपको ये जो कॉस्ट मिलेगा, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट इज n इक्वल्स टू आप 5 बात करें तो 5 पुट करिएगा, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो भी रहेगा उसको आप पुट करेंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 5 नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस आपको पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह 10 नंबर ऑफ क्वांटिटीज के लिए भी, ठीक उसी तरह 50 नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए भी पता कर सकते हैं आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यदि इन जनरल मेरे को डिफाइन करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है, तो ये n बोल दिया मैं इसको, नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, तो n इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इस तरह से बात होगी, ठीक बात। तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस के या फिर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के। कहने का मतलब, ठीक है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिपेंड करेगा भाई किस पे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे। जो n बोल रहे हो वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो भाई उसको। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या बताता है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस, इस तरह बात करता है। फिर एग्जांपल बात किया था मैं रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा लगेगा भाई यदि आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। मोर नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके पास रॉ मटेरियल की नीड ज़्यादा पड़ेगी, और ज़्यादा पड़ेगी मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से है ना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है भाई जो वेरिएबल कॉस्ट होता है। नंबर ऑफ क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक, जो वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक उसी तरह मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको ज़्यादा लगेगा भाई, ठीक है, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो ये सब एग्जांपल है आपका अच्छा वेरिएबल कॉस्ट के लिए। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बात किए थे, ठीक है। तो मैंने फंडामेंटल कंसेप्ट में बात कर ही दिया था कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है, सम होता है। और ये एक्चुअली क्या बताता है अपने को, इट इंडिकेट्स द टोटल एक्सपेंडिचर मेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटीज को आपको प्रोड्यूस करने में, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर लगा है, जो इन्वेस्टमेंट लगा है, ठीक है, वो कितना है, वही बताता है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं कैसे बात करूंगा, तो यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये तो सम है फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो देखो फिक्स कॉस्ट को मैं पहले ही बता दिया था, है ना। उसके बाद फिर वेरिएबल कॉस्ट को भी मैंने पहले बता दिया था। अब दोनों को सम करना है, तो इसके लिए टोटल कॉस्ट लाइन यदि मैं दिखाना चाहूँ ग्राफ में तो कैसे दिखाऊंगा, तो इसको मैंने बताया था आज की क्लास में कि वेरिएबल कॉस्ट जो लाइन होता है, ठीक है, वो ओरिजिन से जाता है, तो उसी के पैरेलल आप फिक्स्ड लाइन के ऊपर यहां से ड्रॉ करोगे पैरेलल, देखो ये वेरिएबल कॉस्ट लाइन और ये टोटल कॉस्ट लाइन। तो टोटल कॉस्ट लाइन जो होता है वो पैरेलल टू क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट लाइन होता है। तो ये है आपके पास टोटल कॉस्ट लाइन। तो टोटल कॉस्ट लाइन में आप करस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस क्वांटिटी आप देखेंगे तो उसके लिए आपको ना करस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। जैसे कि 5 नंबर ऑफ क्वांटिटीज मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे दिखने का कॉस्ट एक्सिस में, तो टोटल कॉस्ट फॉर 5 नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड। ठीक उसी तरह n नंबर ऑफ क्वांटिटीज मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जो टोटल कॉस्ट होगा वो n नंबर ऑफ क्वांटिटीज के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट दिख ही रहा है, और यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को n इंटू का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इस तरह हम बात करेंगे, ठीक। तो ये एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है ना, ऐसा बताया था मैं ना, इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट ना। तो टोटल सेलिंग प्राइस और सेल्स रिवेन्यू बोलेंगे, और इसको बोलेंगे इनकम, ठीक है। ये लास्ट टाइप ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हाँ, तो टोटल सेलिंग प्राइस, अब देखो ये प्रोड्यूस कर लिए ना अपन,
प्रोड्यूस करने में जितना भी कॉस्ट लगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बात की है ना। अब इसको क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस देखेंगे, सेल्स रेवेन्यू बोलेंगे उसी को हम इनकम बोलेंगे। तो ये क्या बताता है एक्चुअली, ठीक है, कि इट इंडिकेट्स द रिटर्न बाय सेलिंग आउट द क्वांटिटीज प्रोड्यूस, ठीक है। जो क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस किया है, अब उसको क्या करना है, आपको सेल करना है भाई। और एज पर द assumptions, एज पर आवर assumptions कि whatever the quantity is produced will be sold, है ना। जितना भी क्वांटिटीज अपन प्रोड्यूस किए उसको सेल कर, अच्छा उसको सेल होना जरूरी है, इस तरह से, राइट। तो सेलिंग प्राइस जो होगा ये भी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड का, ठीक है। कि भाई डिपेंड करेगा ना कि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज आप सेल कर रहे हो, इस बात पे डिपेंड करेगा कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो यहां पर भी मैंने एन बोला है, देखो एन क्यों बोला, इसी एन को मैं है ना, इससे पहले क्या बोला था, नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस बोला था। अब इसी एन को मैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड बोल रहा हूं, क्योंकि मैं सेलिंग प्राइस बात कर रहा हूं, इसलिए दैट्स इट। और दोनों इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एजम्पशंस का पार्ट है, बिल्कुल। तो इस तरह से ये मेरा क्या होगा, इनकम हो जाएगा, रिटर्न, एक्चुअली रिटर्न, है ना, या फिर इसी को मैं रेवेन्यू भी बोलता हूं, और इसी को मैं टोटल सेलिंग प्राइस भी बोलूंगा। टोटल सेलिंग प्राइस विल बी नथिंग बट एन इंटू एसपी पर यूनिट, ठीक है। हाँ, तो ये देखो एजम्पशंस का पार्ट है, बताया भी, ठीक। हाँ, तो इस तरह से टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा, ठीक, वो टोटल कॉस्ट से कैसा होगा भाई, ज्यादा ही होगा, ठीक है। टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो टोटल कॉस्ट से ज्यादा ही होगा, ठीक है। हाँ, और ये ज्यादा ही होगा तो ज्यादा होने के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा, और यही एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होता है, मेरे पास प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर देने से, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट, और वही प्रॉफिट को मैं अर्न करता हूं। और ये अर्न कब करूंगा, जब मैं सेलिंग आउट करूंगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस को मैं टोटल कॉस्ट प्लस का प्रॉफिट इस तरह डिफाइन करता हूं। टोटल कॉस्ट को मैं बोलता हूं फिक्स कॉस्ट प्लस का टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह से टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस का टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस का प्रॉफिट। तो टोटल सेलिंग प्राइस को मैं ऐसे है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी के टर्म में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट के टर्म में ऐसा बात करता हूं, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के टर्म में ऐसा बात करता हूं। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ये जनरलाइज फार्मूला है ना। तो यदि मैं इसको कॉस्ट, अच्छा मतलब कॉस्ट लाइन की तरह दिखाऊं इसको, मतलब ग्राफ में दिखाऊं एक्चुअली, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस के लिए जो ग्राफ बनता है, जिसको मैं बोलता हूं सेलिंग प्राइस लाइन, इनकम लाइन, इसको मैं रेवेन्यू लाइन भी बोलता हूं। तो जस्ट लाइक ना, ये वेरिएबल कॉस्ट के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट लाइन था ना, वैसा ही बात होगा सेलिंग प्राइस लाइन भी। देखो ओरिजिन से जा रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि इसका जो झुकाव है, झुकाव मतलब जो स्लोप की बात करते हो, तो सेलिंग प्राइस लाइन का जो स्लोप है वो ज्यादा होता है यार वेरिएबल कॉस्ट लाइन के स्लोप से, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट लाइन के स्लोप से देख सकते हैं आप, ये है वेरिएबल कॉस्ट, कहाँ गया, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट लाइन, इसका झुकाव, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे, ठीक, कहाँ गया, ये इसका जो झुकाव है, ये ऐसा बोलूँगा थीटा, तो सपोज यहाँ पे θ1 बोला, ठीक बात। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट लाइन का झुकाव, स्लोप जी, स्लोप। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला θ2, सेलिंग प्राइस लाइन का ये झुकाव हुआ, स्लोप हुआ। तो भाई आपको दिख रहा होगा कि ये जो θ2 है ये ग्रेटर है θ1 से। तो जस्ट लाइक है ना, वेरिएबल कॉस्ट लाइन जैसा ही हम बात करते हैं, ओरिजिन से ही जाता है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस लाइन जो है ना। लेकिन ये कैसा, स्लोप में बड़ा होता है। सेलिंग प्राइस लाइन का जो स्लोप है, सेलिंग प्राइस लाइन का जो स्लोप है वो ग्रेटर होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्ट लाइन। तो ये सारी बातें मैंने डिस्कस किया हुआ है ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। ये लाइव क्लासेस हुई है गेट एकेडमी लाइव ऐप पे, है ना। तो चैप्टर 1 में मैं ये सब बात किया हूँ, ठीक।